हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मीनाक्षी फ्रॉम वीएम एकेडमी क्लासेस नासिक। बच्चों, हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट और आज है उसका लेक्चर नंबर 11 जिसमें हम स्टडी करें टॉपिक एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो बच्चों, लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं, इसके पहले के सभी लेक्चर्स आप ठीक से देखो, ठीक से समझो। और देखो, फिजिक्स में बिल्कुल भी रटना नहीं है आपको। अगर रटोगे तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। फिजिक्स क्या, कौन से भी सब्जेक्ट में रटो मत, हर एक टॉपिक को अंडरस्टैंड करो। आप जब अंडरस्टैंड करोगे तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के साथ compete कर पाओगे, अदरवाइज यू विल बी फेल। इसलिए मैं आपको बता दूं कि हर एक टॉपिक अगर समझ में नहीं आता, एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 1000 बार पूछो, लेकिन उसको अंडरस्टैंड करो, दैट इज मस्ट। अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो चलो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसके पहले के लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी देखा था और उसके साथ ही मैंने डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट किया था और उसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो भी हमने देखे थे। आज मैं आपको सेकेंड एप्लीकेशन पढ़ाने वाली हूँ और उसके साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ जो कि नीट में पूछा गया था। नीट 2017 में बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था, तो वो भी मैं कंप्लीट करने वाली हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो देखो बच्चों, हमने फर्स्ट एप्लीकेशन स्टडी किया था, दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, जिसमें हमने प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज किया था। और अभी हम सेकेंड एप्लीकेशन लर्न करने जा रहे हैं, टू डिराइव द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि मैंने आपको बताया, सपोज आपको 3 फिजिकल क्वांटिटी दी है, m दिया है, v दिया है और k दिया है। k मतलब काइनेटिक एनर्जी दी है और ये तीनों फिजिकल क्वांटिटीज है। तीनों का रिलेशन अगर आपको डिफाइन करना है तो आप तुरंत मुझे बताओगे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। लेकिन ये फॉर्मूला जब बना नहीं था तब तो किसी को पता नहीं था कि इनका ये रिलेशन है। जब ये फॉर्मूला बनाया गया तब उन्होंने डिसाइड किया कि इसका ये रिलेशन है, मतलब m है और v डबल से काइनेटिक एनर्जी v के ऊपर डबल से डिपेंड है, मतलब v² से डिपेंड है। तो जब ये तीनों का रिलेशन हमें पता नहीं था तब हम लोग क्या रिलेशन है वो ढूंढ रहे थे। तो वो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने किसकी हेल्प ली, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प ली और उसकी हेल्प से ये ऐसा फॉर्मूला डिराइव हुआ। तो ये कैसे डिराइव होता है ये मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो चलो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज आपको 3 फिजिकल क्वांटिटीज दी गई है, टाइम पीरियड दिया गया L और G। यहाँ पे T क्या है, मीनिंग बता देती हूँ। T इज द टाइम पीरियड। देखो, सिंपल पेंडुलम का एक फॉर्मूला होता है, ये उसमें ये तीनों का रिलेशन होता है। फॉर्मूला क्या है, पहले हम आपको वो बता दूँ फॉर्मूला क्या है। T इज इक्वल टू 2π √L डिवाइड बाई G, ऐसा फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला डिराइव करने के लिए पूछा जाता है बाय यूजिंग द डायमेंशनल एनालिसिस। तो T इज इक्वल टू 2π L डिवाइड बाई, ये 2π तो कांस्टेंट है, इसको एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है, लेकिन ये दोनों का रिलेशन हमें डायमेंशन का यूज करके फाइंड आउट करना होता है। तो इसमें मीनिंग क्या है, T जो है दैट इज द टाइम पीरियड, L जो है दैट इज द लेंथ ऑफ दैट पेंडुलम और G जो है दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप सबको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तीनों का रिलेशन क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सभी स्टेप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, आप लोग ध्यान से देखोगे, ध्यान से सुनोगे, पूरा कंसंट्रेशन लेक्चर पे होना चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो देखो, ये तीनों का रिलेशन आपको डिफाइन करना है। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप आप क्या करोगे, पहले आप इस T को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाओगे L⁻A के साथ। यहाँ A की जगह पे आप X ले सकते, Y ले सकते, Z ले सकते हैं, तो मैंने A लिया है। तो सबसे पहला स्टेप रहेगा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L⁻A एंड T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G⁻B। ये T का इन दोनों के साथ क्या रिलेशन है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने क्या किया, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L⁻A, T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G⁻B। तो ये A और B हमें निकालना है, ये आपका मेन एम है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आपको पता होगा, एक इंक्रीज किया तो दूसरा भी इंक्रीज होता है, एक डिक्रीज किया तो दूसरा भी डिक्रीज होता है। मतलब अगर मैं एल बढ़ाती हूँ तो टी भी बढ़ेगा, एल कम करती हूँ तो टी भी कम होगा। सिमिलरली जी बढ़ाती हूँ तो टी बढ़ेगा, जी कम किया तो टी भी बढ़ेगा, टी कम होगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में एक बढ़ाया तो दूसरा बढ़ता है, एक कम किया तो दूसरा कम होता है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अभी ये दोनों का रिलेशन हमने पहले डिफाइन कर लिया, अभी इन दोनों को हम कंबाइन लिखते हैं। कंबाइन कैसे लिखेंगे? T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L रेज टू A एंड G रेज टू B। तो इन दोनों को कंबाइन लिखा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन जब हम निकालेंगे तो ये निकालने के बाद हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट लेना जरूरी होता है। आप सबको पता होगा, 10 तक शायद आपने स्टडी किया होगा, नहीं किया है तो मुझे बताओ, कमेंट करो, एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू, हम एक कांस्टेंट लेते हैं। सपोज वो कांस्टेंट मैंने k कंसिडर किया, ये कांस्टेंट ही क्या होता है? 2 पाई होता है। ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जाता है। तो हमने यहाँ पे कांस्टेंट, ये 2 पाई कभी चेंज होगा क्या? 2 भी 2 ही रहेगा और पाई L चेंज हो जाए, G चेंज होगा, लेकिन 2 और पाई दोनों कभी भी चेंज नहीं होंगे। पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो हमने ये अज्यूम किया कांस्टेंट k, और k इंटू ये L रेज टू A एज इट इज रहेगा, G रेज टू B भी एज इट इज रहेगा। तो t इज इक्वल टू k इंटू L रेज टू A G रेज टू B। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ओके, ये पहला स्टेप आपका रहेगा। क्या किया हमने? देखो, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L रेज टू A। इन तीनों का रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। तो आपने सबसे पहले किया t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L रेज टू A, एक्सपोनेंट ले लिया A, एक्सपोनेंट ले लिया B और दोनों को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखा दिया। डायरेक्टली निकाला तो यहाँ इक्वल टू कांस्टेंट लेना जरूरी है, तो इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक सबको होप सो क्लियर होगा। ठीक है, ये हो गया आपका स्टेप नंबर 1। अब मैं क्या करती हूँ, इसको थोड़ा रफ करके यहाँ पे लिख लेती हूँ क्योंकि बोर्ड हमें बड़ा लगेगा। सो 1 सेकेंड। तो देखो, ये हो गया अपना स्टेप 1, t इज इक्वल टू k इंटू L रेज टू A G रेज टू B। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग क्या करेंगे सेकेंड स्टेप में? ये पहला स्टेप है। सेकेंड स्टेप में आप क्या करोगे? इन सब का डायमेंशन लिखोगे। देखो, यहाँ t का डायमेंशन क्या है, सब लोग बताओ। t क्या है? t इज द टाइम पीरियड। तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टाइम में L आ रहा है क्या? नहीं, तो L रहेगा 0। टाइम में m आ रहा है क्या? नो, तो m भी क्या रहेगा? 0। टाइम में t आ रहा है और t की पावर क्या है? यहाँ पे 1 है, तो t क्या रहेगा? 1। ओके, उसके बाद डायमेंशन ऑफ L हम लोग लिखेंगे और L की पावर क्या है? यहाँ पे a है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ L आ रहा है, यस, L आ रहा है और L की पावर क्या है? a, तो हमने लिखा LA। m आ रहा है, नहीं, तो m की पावर रहेगी 0। t आ रहा है, नहीं, तो t की पावर रहेगी 0। उसके बाद तीसरा कौन सा है? g क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, चाहे कौन सा भी एक्सेलरेशन हो, बट वो एक्सेलरेशन है, तो हमें यहाँ पे एक्सेलरेशन का ही फॉर्मूला यूज करना है, डायमेंशन यूज करना है। एक्सेलरेशन का डायमेंशन बताओ, अगर नहीं आ रहा है तो फाइंड आउट कर लो फटाक से। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। देखो, डायमेंशन कभी भी रटना है, उसको फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इनटू टाइम। नीचे ऑलरेडी एक टाइम था, नहीं आता तो इसके पहले के वीडियोस देखो। ये L1, नीचे क्या है? T2, तो हो जाएगा T-2। ओके, तो डायमेंशन आएगा L, अभी 1 है लेकिन यहाँ पे पावर क्या है? B, तो हम लिखेंगे B इंटू M0, M नहीं है, 0, T-2 है लेकिन हमें B है दिया है, तो यहाँ पे -2 भी आप लिखोगे। एम आई क्लियर? देखो, L ये B लगा दिया क्योंकि 1 ऑलरेडी है, 1 लिखने की जरूरत नहीं। M0 T-2B। होप सो क्लियर होगा सबको। ठीक है, अभी ये सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया? तीनों के डायमेंशंस लिख लिए। अब ये तीनों के डायमेंशंस हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। उसमें के हम बाद में लिखेंगे, के रहने दो। ठीक है, तो पुट इन इक्वेशन 1, थर्ड स्टेप चाहे दे दो आप इसको, थर्ड स्टेप, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमने इसको पुट किया तो हमें क्या मिलेगा? देखो, t क्या है? L0 M0 T1 इज इक्वल टू के, हम बाद में लिखेंगे। L रेज टू A क्या है? L रेज टू A
m रेस टू 0, t रेस टू 0, g रेस टू b क्या है, l रेस टू b, m0, t रेस टू -2b। देखो ये सभी हमने इक्वेशन 1 में डाल दिए। अब हमें कंपेयर करना है, नहीं पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये भी L है, ये भी L है, यहाँ A है, यहाँ B है। आपको एक फॉर्मूला पता है, x रेस टू a इंटू एक्स रेस टू b। बेस सेम रहा तो हम क्या करते हैं, x रेस टू a प्लस b, याद होगा आपको। वही फॉर्मूला अभी मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाली हूँ। ये L है, बीच में इंटू है, देखो यहाँ पे कुछ दिया नहीं, मतलब क्या है, इंटू है। तो L रेस टू a इंटू L रेस टू b, बेस सेम है तो दोनों की क्या होगी, एडिशन होगी। तो मैं वही करने वाली हूँ यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू L रेस टू a प्लस b होगा। एम आई क्लियर? m यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, तो m हम लोग 0 ही रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है t। अब t देखो, t यहाँ क्या है, 0, और यहाँ क्या है, -2b। तो मैं क्या लिखूंगी, -2b प्लस 0। यहाँ हम क्या लिखेंगे, हम लोग -2b प्लस 0, तो -2b ही आंसर आएगा। तो मैंने एक ही फॉर्मूला बना लिया इन दोनों फॉर्मूलेस का यूज करके। अब हम क्या करेंगे, ये जो साइड है ये एज इट इज है, L0 M0 T1 वो एज इट इज है, तो इसको मैंने ऐसे ही रखा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों साइड्स को इक्वेट करेंगे। इक्वेट कैसे करेंगे, जो L की पावर है वो L की पावर के साथ इक्वेट होगी, M की पावर M के साथ, T की पावर T के साथ इक्वेट होगी। ऐसे इक्वेट करके हम कुछ इक्वेशंस बनाएंगे और आपको तुरंत याद आ जाएगा वो इक्वेशंस हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ L की पावर क्या है, A प्लस B, और इधर क्या है, 0। तो ये दोनों को अगर मैंने इक्वल किया तो मुझे क्या इक्वेशन मिलेगा, बाय इक्वेटिंग a प्लस b इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, m का इक्वेट करने की जरूरत ही नहीं, दोनों साइड 0 है। और दूसरा इक्वेशन हमें क्या मिल रहा है, देखो -2b इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, 1। तो हम लिखेंगे -2b इज इक्वल टू 1। इसको सपोज मैंने इक्वेशन नंबर 2 नाम दिया। ओके, अब देखो इस इक्वेशन से हमें तुरंत b की वैल्यू मिल रही है। क्या मिल रही है, b इज इक्वल टू, ये -2 इधर आ गया तो ये मल्टीप्लाई है, इस साइड आके क्या होगा, डिवाइड होगा। इतने बेसिक कंसेप्ट तो मैथ्स के आपको पता हो गए। b इज इक्वल टू -1/2। अब ये b मैं इक्वेशन 1 में पुट करती हूँ, पुट इन इक्वेशन 1। ऐसे ही आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते होंगे, आई थिंक सो। ऐसे लीनियर इक्वेशंस, इसको लीनियर इक्वेशंस कहा जाता है। ऐसे लीनियर इक्वेशंस आप लोगों ने 10 तक सॉल्व किए होंगे, राइट ना। तो ये वैसे सॉल्व करना है आपको, पुट इन इक्वेशन 1। तो अगर इक्वेशन 1 में आप फाइंड आउट कर दे, 3 इक्वेशन दिए होंगे x y z, और x y z की वैल्यूज निकालो। सेम वैसे ही ये इक्वेशन आपको सॉल्व करने हैं। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा, a -1/2, a प्लस b है ना, तो b की जगह पे मैंने क्या डाला, -1/2 इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 0। ये -1/2 इस साइड आएगा तो +1/2 बनेगा, और 0 + 1/2 1/2 ही रहेगा। मतलब a की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, +1/2। देखो b की वैल्यू हमें मिली -1/2, a की वैल्यू हमें मिली +1/2, मतलब दोनों वैल्यूज अभी मिल गई। इन दोनों वैल्यूज को हम लोग इक्वेशन 1 में डाल देंगे तो हमें फॉर्मूला मिल जाएगा। देखो, पुट a एंड b, पुट a एंड b इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डालने के बाद हमें क्या मिलेगी, देखो t इज इक्वल टू k इंटू एल रेस टू a क्या है, 1/2, तो मैंने डाला 1/2 इंटू g रेस टू b क्या है, -1/2, तो इसमें मैंने डाला -1/2। अब देखो ये L 1/2 है और G -1/2 है, तो माइनस को हम डिवाइड बाय कर सकते हैं, तो नीचे जाके प्लस बन जाएगा। मतलब इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, T इज इक्वल टू K इंटू L रेस टू 1/2 और डिवाइड बाय G रेस टू 1/2। ये माइनस है ना, तो इसको मैं नीचे लेके आई। जैसे हम लोग इस यहाँ पे डायमेंशंस में करते हैं, डिवाइड बाय T1 होता है तो ऊपर जाके -1, वैसे ही मैंने G को किया, वो ऊपर था उसको मैं नीचे लेके आई, उसको प्लस कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये रेस टू 1/2 को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं, L रेस टू 1/2 को हम लोग √L ऐसे भी लिखते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि √L को अगर हम L रेस टू 1/2 लिख सकते हैं तो L रेस टू 1/2 को √L भी लिख सकते हैं। तो अभी मैं इसकी जगह पे ये डालती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, T इज इक्वल टू K इंटू √L
डिवाइड बाय अंडर रूट जी। और ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के अंडर रूट एल बाय जी। इतना बेसिक तो आपको पता ही होगा। और ये के हम एक्सपेरिमेंटली फाइंड करके यहाँ पे क्या डालते हैं, 2 पाई डालते हैं। मिल गया आपको फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, यही तो हमें डिराइव करना था, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल डिवाइड बाई जी। तो ऐसे अलग अलग रिलेशंस आपको पूछे जाते हैं इस तरह। देखो हमने क्या किया, एक बार रिवाइज करती हूँ क्विकली और फिर आपको समझ में आ जाएगा। हमने t, पहले हमें किसका रिलेशन दिया था, तीनों का रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो हमने पहले क्या किया, t इज इक्वल टू के इंटू एल रेस टू ए जी रेस टू बी ले लिया, उसको इक्वेशन 1 दे दिया। फिर तीनों के डायमेंशन हमने लिखे a और b पावर लेके। डायमेंशन यहाँ पे आप x और y भी ले सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं एक्स वाई लूंगी तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि बहुत बार x और y ही लिया होता है। तो यहाँ पे दोनों की पावर ले ली, उसी पावर से मल्टीप्लाई कर दिया उनके डायमेंशंस को। फिर हमने इन सभी डायमेंशंस को इक्वेशन 1 में पुट किया। 1 में पुट करने के बाद इक्वेशंस बना लिया और वो दोनों साइड के इक्वेशन को हमने इक्वेट करके उनके एक्सपोनेंट के इक्वेशन से हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट की। a और b की वैल्यू मिलने के बाद वो वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में डाल दी और इक्वेशन 1 में डालने के बाद हमें ये फाइनल फॉर्मूला मिल गया। ऐसे स्टेप बाय स्टेप दिमाग को कूल रख के फिर आपको सॉल्व करना है। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट करोगे तो गलती डेफिनेटली होगी। तो आप शांत दिमाग से धीरे धीरे एग्जाम्पल सॉल्व करोगे बिना गलती किए। हर एक स्टेप ठीक से सॉल्व करना है, हर एक स्टेप शांति से सॉल्व करना है, तभी ये होगा। अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट करोगे तो गलती डेफिनेटली करोगे। ठीक है, ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो आप लोगों को आज होमवर्क देती हूँ, आप क्या करो के काइनेटिक एनर्जी m और v तीनों का रिलेशन मुझे फाइंड आउट करके ग्रुप पे फोटो निकाल के भेजो, चलेगा। के एम और v अगर नहीं आता तो मुझे बताओ, मैं नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करके दूंगी आपको। ये तीनों का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी, तीनों का डायमेंशन ढूंढो। काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी का डायमेंशन आएगा, आपके बुक में भी दिया है। देखो टेक्स्ट बुक जो है 11th का, उसमें दिया है एनर्जी का डायमेंशन, वही काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन रहेगा। मास का डायमेंशन तो आपको पता ही है, m1 रहेगा, l0 रहेगा, t0 रहेगा। और वेलोसिटी का डायमेंशन सबको पता है, नहीं पता तो इसके पहले के लेक्चर्स देखो, मैंने वेलोसिटी का डायमेंशन निकाल के दिया है। तो ऐसे आप तीनों का डायमेंशन लेके ऐसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके इसका फॉर्मूला मुझे डिराइव करके बताओगे। वहां पे कांस्टेंट के क्या रहेगा, हाफ रहेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ mv² है। तो यहाँ पे कांस्टेंट के क्या रहेगा, हाफ। जैसे यहाँ 2 पाई था वैसे यहाँ हाफ रहेगा। और ये रिलेशन आना चाहिए, सॉल्व करके आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, ओके। देखो बच्चों, अभी इसी के आधार पर, इस एप्लीकेशन के आधार पर नीट 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन देखो क्या था, अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ दैट कैन बी फॉर्म्ड आउट ऑफ सी जी एंड ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज। फॉर्मूले देख के डर मत जाओ, क्योंकि जैसे धीरे धीरे आप पढ़ोगे पूरा सिलेबस, ये सभी फॉर्मूलेज आप लर्न करने वाले हो। ठीक है, तो यहाँ पे ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट जी क्या है, ये सभी फॉर्मूलेज के बारे में आपको मैं बताने वाली हूँ। ये पहला चैप्टर जो अब बना है वो सभी चैप्टर्स को कंबाइन करके बनाया है। तो जैसे जैसे आप एक एक सिलेबस में एक एक चैप्टर पढ़ते जाओगे, ये सभी फॉर्मूलेज के बारे में पढ़ते जाओगे। ठीक है, तो इसका टेंशन मत लो कि हमें ये फॉर्मूलेज आते नहीं, क्योंकि अभी तक आपके ये फॉर्मूले हुए ही नहीं, इसीलिए आपको आते नहीं। तो धीरे धीरे ये सभी फॉर्मूलेज हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी देखो उन्होंने क्या बोला है, सी दिया है, जी दिया है, ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिया है। ऐसे 3 फिजिकल क्वांटिटीज दी है और इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज का यूज करके फॉर्मूला बनाना है, डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है। और इसमें नीचे ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है ये हमें बताना है। मीनिंग उन्होंने दिया है, मैंने यहाँ लिखा नहीं, लेकिन मीनिंग उन्होंने दिया है। तो मीनिंग देखो क्या है, सबसे पहले सी क्या है वो मैं आपको बता दूं। सी ऑलरेडी शायद मैंने आपको बताया है, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, है ना, स्पीड ऑफ द लाइट, दैट इज सी। जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है। और ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन सभी के डायमेंशंस में आपको निकाल के देती हूँ बाय यूजिंग द फॉर्मूला। तो देखो बच्चों, सी क्या है, यहाँ पे स्पीड है। स्पीड मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है सब लोगों को, अगर नहीं पता तो थोड़ा पिछले वीडियोस देखो, उसमें मैंने बताया है। तो
तो मैं डायरेक्टली लिखने वाली हूँ, स्पीड का फॉर्मूला है, स्पीड का डायमेंशन है वेलोसिटी का L1 m0 t-1, तो ये डायमेंशन है स्पीड का, ठीक है। उसके बाद g का डायमेंशन हमें निकालना पड़ेगा। तो g का डायमेंशन निकालने के लिए मैं आपको फॉर्मूला बताती हूँ। F इज इक्वल टू, एक फॉर्मूला देखो, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला आप लोगों ने स्टडी किया होगा, 10 तक स्टडी किया होगा, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला हम यहाँ यूटिलाइज करने वाले। क्या है? F इज इक्वल टू G इंटू m1 m2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो इस फॉर्मूले के ऊपर से आप G का फॉर्मूला बना सकते हैं। तो G इज इक्वल टू क्या बनेगा, देखो ये आर स्क्वायर उधर शिफ्ट करो, मल्टीप्लाई होगा F को, F इंटू आर स्क्वायर, और m1 m2 यहाँ ऊपर है, उस साइड जाके नीचे जाएंगे, m1 इंटू m2। तो ये फॉर्मूले के ऊपर से आप बना सकते हैं G का डायमेंशन। G का डायमेंशन बनाने के लिए फिर बताओ मुझे, G इज इक्वल टू क्या बनेगा, F का डायमेंशन सब लोग बताओ मुझे क्या है, नहीं आता तो पीछे जाओ थोड़ा। क्या है F का डायमेंशन? नहीं आता तो फॉर्मूला यूज करके डिराइव कर लो, L1 m1 t-2। फॉर्मूला क्या है? फोर्स का, मास इंटू एक्सेलरेशन, उसका यूज करके डिराइव कर लो उसको। आर है रेडियस, मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस हो रेडियस हो, डिस्टेंस है, डिस्टेंस के लिए हम क्या लेते हैं, एल लेते हैं। तो यहाँ L2 आएगा, क्योंकि पावर क्या है इसकी 2, तो यहाँ L2 आएगा, डिवाइड बाय मास, 2 मास है इससे, मतलब m2 आएगा, तो नीचे क्या आएगा, m2, L0 है T0 है। तो अब देखो क्या बनेगा, ये m2 नीचे 2 + 2 है, ऊपर जाके -2 बनेगा, मतलब G हमें क्या मिलेगा, L1 1 + 2, ये L2 ये L1, 1 + 2 के क्या बनेगा यहाँ, L3, तो ये हो गया L3, M1 M2 2 ऊपर जाके -2 बनेगा, मतलब M1 -2, 1 - 2 क्या होगा, -1, तो मैं यहाँ लिखती हूँ -1, और T -2 ही रहेगा। ये किसका डायमेंशन मिला हमें, G का, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, डायमेंशन ऑफ G इज इक्वल टू क्या है, L3 m-1 t-2 लिखा, ठीक है। अब किसका बाकी रह गया, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म कौन सी है दी, E² डिवाइड बाय 4πε0। इसमें पहले E² का निकाल लो, ε0 का निकालो, फिर वो टर्म डाल के, क्योंकि ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी है, E² भी और ε0 भी, दोनों का आपको निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए पहले ये रफ कर लेती हूँ मैं। तो थर्ड टर्म देखो क्या दी है, E² डिवाइड बाय 4πε0। इसमें पहले हम E का निकालते हैं, डायमेंशन ऑफ E² ले लो चाहे तो। E क्या दिया है उन्होंने, E इज अ चार्ज, E क्या दिया है, चार्ज। चार्ज के लिए हम लोग करंट का फॉर्मूला यूज करेंगे। करंट का फॉर्मूला क्या है, करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, ये फॉर्मूला है। तो चार्ज इज इक्वल टू क्या आएगा, करंट इनटू टाइम। करंट भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, इसका मतलब इसका डायमेंशन क्या आएगा, I1 T1, क्योंकि ये टाइम है और ये I, मतलब I1 T1। इसके पहले निकाला है, पहले डायमेंशन के लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है ये फॉर्मूला। तो E का डायमेंशन क्या मिलेगा, I1 T1, लेकिन यहाँ हमें E² का चाहिए, तो इसका स्क्वायर किया तो मुझे क्या मिलेगा, I2 T2। ये किसका डायमेंशन मिला हमें, चार्ज का, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लिखती हूँ, E², यहाँ लिख लेते हैं। E² का डायमेंशन क्या है, I2 T2। अब निकालते हैं डायमेंशन ऑफ ε0, क्योंकि हमने इसमें बस 4π तो कांस्टेंट है, 4π का डायमेंशन नहीं लिख लेगा, लेकिन ε0 का आपको निकालना पड़ेगा। ε0 होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। पहले बता दूं आपको, आप बोलोगे मैम कब के बोल रहे हैं ε0, इसको बोलते हैं ε0। ε0 होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ओके। वो कौन से फॉर्मूले में होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के फॉर्मूले में ये ε0 आपको मिलेगा, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या है, देखो F इज इक्वल टू, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है वैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी होता है, उसका फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0, दैट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एक कांस्टेंट है वो, उसकी वैल्यू भी होती है, इनटू, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वैसे ही ε0 भी कांस्टेंट है, इनटू Q डिवाइड बाय R², ऐसा फॉर्मूला होता है। तो इसका यूज करके आपको ε0 निकालना है। कैसे देखो, ε0 इस साइड शिफ्ट करो, राइट,
अगर मैंने एप्सिलॉन नॉट इस साइड शिफ्ट किया, एफ इस साइड शिफ्ट किया, तो एफ यहाँ डिवाइड होगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा 1/4 पाई एफ इंटू ये क्यू इन डिवाइड बाय आर स्क्वायर एज इट इज रहेगा। हमने शिफ्टिंग कर लिया एप्सिलॉन नॉट इधर, क्योंकि हमें एप्सिलॉन नॉट चाहिए ना, उसका डायमेंशन चाहिए। तो यहाँ 4 पाई का डायमेंशन नहीं आएगा, एफ का डायमेंशन आपको पता है, अभी अभी हमने लिया था। क्यू मतलब चार्ज, ई से भी डिनोट होता है, क्यू से भी डिनोट होता है। क्यू मतलब चार्ज, चार्ज का डायमेंशन हमें पता है क्या है, I2 T2। और आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस का डायमेंशन क्या है L, वो हम लोग लेने वाले। तो डालो 4 पाई का डायमेंशन नहीं आएगा, क्यू का डायरेक्टली लिखती हूँ I2 T2। समझ में आ रहा है? होप सो। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करो। एफ का डायमेंशन होता है L1 M1 T-2, फोर्स का डायमेंशन इनटू डिस्टेंस का डायमेंशन L पावर है 2, तो 2 आएगा। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब देखो इसको एक ही लाइन में लिखना है। L नीचे 1 है, ऊपर जाके क्या बनेगा -1। M नीचे 1 है, ऊपर जाके बनेगा -1। T -2 है, सॉरी यहाँ पे L2 और 1, 2 + 1 3 बनेगा, तो ये बनेगा -3। ओके, M1 है नीचे, M एक ही M है, बाकी कहीं भी M नहीं है, तो M -1 बनेगा। T देखो, T यहाँ -2 है, ऊपर 2 है, तो -2 + 2, ऊपर जाके +2, तो 4 बनेगा। तो मैं डायरेक्टली 4 लिखती हूँ, तो ये बन गया 4। और क्या बाकी रहा I ऊपर ही है, मतलब I2 ही रहेगा। ठीक है, अब इसका डायमेंशन एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन हमें क्या मिला, L -3 M -1 T4 I2। डाल दो इसमें, डिवाइड बाय L -3 M -1 T4 I2। तो सभी डायमेंशंस मैंने डाल दिए इसके अंदर। 4 पाई कांस्टेंट है, उसका डायमेंशन नहीं आया, यहाँ पे भी हमने नहीं लिया। देखो, सिर्फ जो फिजिकल क्वांटिटी है उनका डायमेंशन हमें कंसीडर करके सॉल्व करना है। तो मैंने सॉल्व किया, डाल दिए सबके डायमेंशन। अब इसका एक डायमेंशन हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मैं ये रफ करती हूँ। तो अब देखो, इसको हम शिफ्ट करने वाले हैं ऊपर, एक लाइन में लिखेंगे। L नीचे -3 है, ऊपर जाके बनेगा +3। M नीचे -1 है, ऊपर जाके बनेगा +1। T4 है, T2 भी है ना, तो ये 2 एज इट इज रहेगा, -4 होगा, 2 - 4 -2, तो ये बन जाएगा -2। और I2 दोनों I2 क्या होंगे, कैंसल। तो आपको डायमेंशन क्या मिला इस टर्म का, L3 M1 T-2। इधर लिख लेती हूँ, क्योंकि ये स्पेस हमें यूटिलाइज करना है। E² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू L3 M1 T-2। देखो, तीनों के डायमेंशन आपको मिल गए। अब मैं इसको रफ करती हूँ, इसको रफ किया। अभी यहाँ पे हमें मेन काम तो अपना बाकी है। आप बोलेंगे मैम कितना बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं नीट जेई सीईटी में भी ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, तो याद समझ लो कितनी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करने पड़ेंगे, तभी आपको आएगा। ठीक है, तो बहुत पढ़ाई करो, अभी से तैयारी करो, सब कुछ ईजी लगेगा। एक बार प्रैक्टिस होगी तो आप ईजिली निकालोगे, लेकिन बहुत प्रैक्टिस लगेगी उसके लिए। तो देखो, सी का डायमेंशन हमने निकाला, जी का निकाल लिया, और ये तीनों टर्म का हमें डायमेंशन मिल गया। अब हमें क्या निकालना है, फॉर्मूला निकालना है। किसका यूज करके, डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके। तो पहला स्टेप क्या है अपना, सबसे पहला स्टेप हमने क्या लिया था, याद है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाया था सबको, वही करना है आपको पहला स्टेप। अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन ऑफ लेंथ L, लेंथ को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है ये तीनों को, बराबर। मतलब हम क्या लिखेंगे, देखो, L इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट लेना जरूरी है, नहीं लिया तो भी चलेगा। L इज इक्वल टू C, पहली क्वांटिटी कौन सी है, C⁻⁴ लो, दूसरी क्वांटिटी G⁻Y लो, और तीसरी क्वांटिटी E² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Z लो। ठीक है, वहां पे ABC लिया था, अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, X Y Z। डाल दो तीनों के डायमेंशंस। L का डायमेंशन क्या है, L0 M0, सॉरी L1, क्योंकि L है ना, मतलब L1 आएगा, M0 आएगा, T0 आएगा। L1 M0 T0 इज इक्वल टू C का डायमेंशन
x है तो जहाँ जहाँ 1 है वहाँ x डालना पड़ेगा। L x m0 t माइनस एक्स, राइट, क्योंकि ये L1 m0 t माइनस 1 है तो मैंने क्या किया, Lx m0 t माइनस एक्स। g का डायमेंशन y है मतलब L 3y आएगा, m माइनस y आएगा, t माइनस 2y आएगा। ओके, सबको y लगा दिया क्योंकि g⁻y है। तीसरा डायमेंशन z, L 3z आएगा, m 1 है मतलब z आएगा, t माइनस 2 है मतलब माइनस 2z आएगा। ठीक है, डाल दिए सबके डायमेंशन। अब क्या करना है, तीनों L की टर्म्स को एक जगह, M की टर्म्स को एक जगह और T की टर्म्स को एक जगह, ये एज इट इज रहेगा। L1 M0 T0 इज इक्वल टू L x प्लस 3y प्लस 3z, x प्लस 3y प्लस 3z, m 0 है नहीं लिखा तो भी चलेगा, माइनस y प्लस z, ओके, t माइनस x माइनस 2y माइनस x माइनस 2y माइनस 2z माइनस 2z, सब टर्म्स डाल दिया। अब इक्वेट करना है। ओके, इक्वेट कैसे करोगे, देखो यहाँ x प्लस 3y प्लस 3z, इधर क्या है 1, तो हम लिखेंगे x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। दूसरा माइनस y प्लस z इज इक्वल टू इधर क्या है 0, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा माइनस x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। 3 इक्वेशंस बना लिए। अब 3 इक्वेशंस बने, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x y z की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मैं बोर्ड रफ करती हूँ, उसके बाद x y z की वैल्यूज निकालेंगे। समझ में आया नहीं होगा तो रिवाइज करके देखो, वापस समझ में आ जाएगा आपको। नहीं आया तो कमेंट करो, वापस पढ़ाऊंगी। तो देखो बच्चों, ये 3 इक्वेशंस हमें यहाँ पे मिले, इनका यूज करके हमें x y z की वैल्यूज निकालनी है। तो सबसे पहले देखो, ऑब्जर्व करो, ये 2 इक्वेशंस यूज करके तो हम नहीं कर सकते, 3 से मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं x y z की वैल्यूज, मैं मेरी तरीके से सॉल्व करती हूँ। देखो 1 और 3 अगर हमने ऐड किए, ये दोनों इक्वेशंस को अगर ऐड किया तो मुझे y प्लस z का इक्वेशन मिलता है, वो मैं 2 में ऐड करूंगी तो मुझे एक वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो ऐसे मैं सॉल्व करती हूँ। देखो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस 3 करते हैं तो क्या मिलेगा, x प्लस 3y प्लस 3z इज इक्वल टू 1 और माइनस x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 0। तो x माइनस x 0 बन जाएगा, 3 में से 2y गए तो कितना बचेगा 1y, 3 में से एक z गया तो बचेगा y प्लस z और 1 प्लस 0 1। तो हमें इक्वेशन मिला y प्लस z इज इक्वल टू 1। इसमें ये सेकेंड इक्वेशन ऐड कर दो, माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ y माइनस y 0, z प्लस z 2z बनेगा और इधर 1 प्लस 0 1। तो मुझे यहाँ z की वैल्यू मिल गई। क्या आई z की वैल्यू, z इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि ये 2 इधर शिफ्ट किया तो डिवाइड बाई 2 होगा, तो z मिल गया 1/2। ये z की वैल्यू कौन से भी एक इक्वेशन में डाल दो, पहले इक्वेशन में डाल दो, y प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू मिल जाएगी माइनस 1/2। y मिल गया, z मिल गया, ये y और z को किसी एक इक्वेशन में डाल दो, x प्लस 3 इंटू, इसमें डाला 3 इंटू माइनस 1/2 प्लस 3 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1। तो क्या मिलेगा देखो, x माइनस 3/2 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1, माइनस 3 प्लस 3, सॉरी यहाँ गलती कर दी। देखो यहाँ y प्लस z इज इक्वल टू 1 है तो ये 1 आएगा, राइट, और ये 1 उस साइड जाके माइनस 1/2 बनेगा, मतलब ये प्लस वैल्यू आएगी, मतलब ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये दोनों वैल्यूज प्लस है, तो प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या बनेगा देखो, x प्लस बेस सेम है तो ऊपर क्या होगी, एडिशन होगी, पता है ना आपको, बेस सेम रहा तो ऊपर की हम एडिशन करते हैं, तो क्या बनेगा, ये 3 प्लस 3 6/2 इज इक्वल टू
1, 2 3 जा 6, ओके। ये 3 उस साइड गया तो हमें क्या मिलेगा 1 -3, ये +3 उस साइड गया तो -3, तो हमें मिलेगा -2। मतलब x की वैल्यू हमें क्या मिली -2। मतलब देखो x की वैल्यू मिली -2, y की मिली 1/2, z की मिली 1/2, मतलब इन दोनों की 1/2 और x की -2, ये तीनों वैल्यूज मिल गए। अब इक्वेशन 1 में डालो, क्या है इक्वेशन 1 बताओ। तो देखो x की ये वैल्यूज हमें मिली, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 1/2, z इज इक्वल टू 1/2। L इक्वेशन 1 क्या है, L c रेस टू x g रेस टू y e स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 z। सब वैल्यूज डाल दो, क्या मिलेगा L इज इक्वल टू c रेस टू -2 g रेस टू y मतलब 1/2 इंटू e स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 रेस टू z मतलब 1/2, राइट। मतलब ये c -2 है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई सी स्क्वायर, ऐसे भी चलेगा। और इन दोनों को कंबाइन करके, क्योंकि दोनों की पावर सेम है, तो कंबाइन करके g इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 रेस टू 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। ये क्या मिला हमें L। तो ऐसा फॉर्मूला है क्या ऑप्शन में, देखो 1 डिवाइड बाई सी स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई सी स्क्वायर इधर है, 1 डिवाइड बाई सी स्क्वायर इधर भी है, g इंटू ई स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 g इंटू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 4πε0 रेस टू 1/2 यहाँ पे देखो क्या है 1 डिवाइड बाई g है तो ये गलत आएगा, राइट। लेकिन इसमें g मल्टीप्लाई है, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया सबको, ऐसे आपको सॉल्व करना है। ये नीट 2017 में पूछा गया सवाल था। सवाल बहुत ही बड़ा था, बहुत ही अच्छा था, चैलेंजिंग था और इजी भी था, राइट। सिर्फ आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, लेंथी था बट आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, बराबर सॉल्व करते आएगा। तो होप सो बच्चों आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मैं यहीं पे रुकती हूँ, पढ़ाई करते रहो। देखो मैं नीट जेई के क्वेश्चंस इसलिए सॉल्व करती हूँ, सीईटी के भी सॉल्व करती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि हर एक टॉपिक के ऊपर कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब उस लेवल तक हम पढ़ा रहे हैं कि नहीं, ये आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, पढ़ाई करते रहो एंड बाय बाय।